हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल के क्लास 3 में स्वागत है। साथियों, इससे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस का 2 लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूं आप सबको। आज जो है पॉलिटिकल साइंस के क्लास 3 में है। पिछली क्लास में हमने ये बताया था कि आखिर हमारा भारतीय संविधान जो है विशाल क्यों है। तो मैंने कल 4 टॉपिक डिस्कस किया था। आज जो है आगे हम बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए फिर हम क्लास को आगे रन करेंगे। 5वां पॉइंट है कि भारत का संविधान, भारत का संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित है। ठीक है। 6ठा नंबर पे है भारत का संविधान एकल नागरिकता पर आधारित है। ठीक है, आधारित है। हमारा संविधान क्यों विशाल है? तो हमारा संविधान विशाल इसलिए है क्योंकि भारत का जो है, आप देख पा रहे होंगे कि ये भारत का जो है ये एकल नागरिकता है। ठीक है, एकल नागरिकता की वजह से भी क्या हो गया, विशाल हो गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो आप समझ ही पा रहे होंगे क्योंकि सबको वोट देना है जो 18+ है। तो भारत का संविधान में उनके लिए भी क्या करना है, प्रावधान करना था। तो सभी के लिए जब प्रावधान किया जाएगा तो विशाल तो होगा ही। भारत का संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को मान्यता देता है। क्या है? मान्यता देता है। ठीक है, क्योंकि क्या भारत का संविधान है नागरिकों के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के मान्यता देता है। ठीक है, आपको फंडामेंटल राइट भी दिया गया है। फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल ड्यूटी है, उसका भी उल्लेख किया गया। तो जाहिर सी बात है हमारे संविधान विशाल होते चला जा रहा है क्योंकि सभी प्रावधानों को क्या किया जा रहा है, इसमें शामिल किया जा रहा है। भारत का संविधान, ठीक है, भारत का संविधान जो है लोक प्रभुता को क्या करता है, स्वीकार करता है। लोक प्रभुता मतलब क्या होता है, लोक प्रभुता, लोक मतलब क्या, जनता। ठीक है, और प्रभुता मतलब क्या होता है, इंग्लिश में अगर बोले तो हेड, प्रधान। तो चूंकि जनता क्या है, प्रधान है, जनता हेड है, तो भारत का संविधान लोक प्रभुता को क्या करता है, स्वीकार करता है। जनता हेड है तो जनता के अधिकारों को क्या करना है, उनका ख्याल रखना है। इसीलिए क्या हो जा रहा है, हमारा संविधान विशाल हो जा रहा है। भारत का संविधान केंद्र के प्रधानतावादी संघात्मक
ठीक है, संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, केंद्र की प्रधानतावादी संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था क्या होता है, संघात्मक व्यवस्था मतलब क्या होता है, शक्ति का, शक्ति का होता है स्तरीकरण। ठीक है, शक्ति का क्या करना, स्तरीकरण, यानी क्या करना, शक्ति को देना। जैसे ये क्या है, केंद्र है, तो केंद्र जो है शक्ति किसको देती है, राज्य को। ठीक है, अब राज्य भी क्या करता है, शक्ति देता है किसको, नगर पालिका और किसको, पंचायत को। ठीक है, पंचायत को। तो संघात्मक व्यवस्था होने की वजह से कि केंद्र किस प्रकार शक्ति जो है कुछ स्टेट को देगी, स्टेट जो है नगर निगम को और पंचायतों को भी शक्ति क्या है, ट्रांसफर करेगी। ठीक है, तो शक्ति का यह क्या बोल रहा है, संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है शक्ति का स्तरीकरण। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब एक लास्ट पॉइंट है, इसको इरेज करता हूं, आप देख पा रहे होंगे, रिवीजन करता हूं। भारत का संविधान सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार पर आधारित है। ठीक है, आप तो ये सब जानते ही होंगे। भारत का संविधान एकल नागरिकता पर आधारित है, क्योंकि भारत का जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, स्टेट का नहीं है। ठीक है, जैसे यूएसए में क्या होता है कि आप नागरिक रहेंगे यूएसए के भी। ठीक है, और एक होता है यूएसए में कितना है, जितना भी 50 स्टेट है तो उनका अपना भी क्या है, नागरिकता है। भारत में ऐसा नहीं है, अगर आप इंडियन है, ठीक है, वी ऑल आर इंडियन सिटीजन। ठीक है, आप कोई भी स्टेट में हो, आप झारखंड से हो, बिहार में, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर आप पंजाब हो, या फिर हरियाणा में, कहीं का भी हो, किसी भी स्टेट का हो, तो आप जो नागरिकता है वो केवल और केवल कितना, एक नागरिकता है। वो किसकी है, भारत की नागरिकता। तो एकल नागरिकता है, एक नागरिकता है, तो सबका ख्याल रखा जाएगा, उसके लिए व्यवस्था किया जाएगा। इसीलिए संविधान ये हमारा बड़ा हो गया है। भारत का संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है। तो इस पे यहाँ पे इसीलिए इन बातों को चर्चा करने की वजह से क्या हो गया, हमारा संविधान विशेष रूप से बड़ा हो गया। भारत का संविधान लोक प्रभुता को स्वीकार करता है। लोक मतलब जनता, प्रभु है मतलब जनता ही क्या, प्रभु है, यानी जनता हेड है। ठीक है, इसीलिए इसको ये भारत का संविधान विशाल हो गया। भारत का संविधान केंद्र की प्रधानता, संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। संघात्मक व्यवस्था क्या होता है, शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन, शक्ति का स्तरीकरण। ठीक है, यानी केंद्र शक्ति देगा किसको, राज्य को, और राज्य शक्ति किसको देगा, नगर पालिका को और पंचायत को। तो ये हो गया शक्ति का स्तरीकरण। तो यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी जो है आपको इससे रिलेटेड पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें अपनी समस्या को बताएं। और मेरा कोशिश है कि आपको किसी भी तरह का प्रश्न पूछने का जरूरत ना हो, तो मैं उस हिसाब से सारा पॉइंट लिख रहा हूँ और डील भी कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कुछ शब्दावली को लेके, तो आप जो है गूगल का हेल्प ले सकते हैं और भी आप रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ये लास्ट है कि भारत का संविधान, भारत का संविधान न्यायालय, भारत का संविधान जो है न्यायालय की सर्वोच्चता, ठीक है, न्यायालय की सर्वोच्चता और न्यायालय की सर्वोच्चता और संसद की सर्वोच्चता सर्वोच्चता के बीच मध्य मार्ग, ठीक है, मध्य मार्ग निकालता है, मध्य मार्ग निकालता है, जिसमें
क्या बोल रहा है 10 नंबर ये है कि भारत का संविधान न्यायालय की सर्वोच्चता और संसद की सर्वोच्चता के बीच मध्य मार्ग निकालता है। कौन? भारत का संविधान, यानी कि क्या है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और ये है पार्लियामेंट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में जो है, बीच में मध्य मार्ग निकलता है, जिसमें संविधान को सर्वोच्चता देगा। संविधान को क्या है, इसमें बताया गया है कि आखिर जो सुप्रीम कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा कि पार्लियामेंट होगा। तो ये एक डिबेटेबल इशू है। कैसे हम ये डिबेटेबल इशू है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिस प्रकार मान लीजिए ये पार्लियामेंट है, कानून बनाती है, और सर्वोच्च न्यायालय जो है क्या है, मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो डिस्कस करती है आपस में देखती है, बेंच के माध्यम से डिस्कशन होता है, तो कुछ भी लगता है कि ये जो कानून पार्लियामेंट बनाई है वो जो है संविधान के सम्मत नहीं है, तो उस कानून को रद्द करने की शक्ति किसको है? सुप्रीम कोर्ट है। तो अभी कौन हो गया? सुप्रीम, यानी सुप्रीम कोर्ट हो गया बड़ा किससे? पार्लियामेंट से। अगर मान लीजिए अब जो है सुप्रीम कोर्ट की, अब क्या है, संसद जो है कानून बनाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है कितने जजेज होना चाहिए, तो क्या है यहाँ पे डिसाइड होता है, सुप्रीम पार्लियामेंट क्या हो रहा है, डिस्कट हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। तो ये देखिए, कोई कभी ये सुपर तो कभी ये सुपर, ये क्या हो रहा है तो आगे चल के हम बताएंगे। तो इसी चीज का जो डिस्कस संविधान में किया गया है। तो भारत का संविधान विशाल होने का क्या रीजन था, मैंने आपको 10 पॉइंट में डिस्कस किया है। आप इस पॉइंट को क्या करेंगे, बिल्कुल आपसे आपको केवल समझना है कि भारत का संविधान जो है हमारा विशाल क्यों बन पाया। क्योंकि विश्व की सबसे विशाल संविधान जो है हमारा भारत का है। तो हमारा भारत का जो संविधान है विशाल हो गया। तो मैंने 10 पॉइंट में डिस्कस किया कि इसके क्या कारण है कि जो ये विशाल हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम एक नया लेक्चर, नया टॉपिक लेके आए हैं, उसमें है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना को ही बोला जाता है उद्देशिका। क्या बोला जाता है? उद्देशिका। क्या बोला जाता है? उद्देशिका, ठीक है। प्रियम्बल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये देखिए, आज हम पढ़ते हैं भारत का संविधान। ये भारत का संविधान में एक टॉपिक है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। जिस प्रकार हम एक मूवी है, ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए कोई फिल्म है, ठीक है, फिल्म बन गई, लेकिन जो फिल्म बनी, ये फिल्म कितने घंटे का है? 3 घंटे का है, ठीक है। तो फिल्म बन गई, और एक होता है टेलर। क्या बोलते हैं कि टेलर हो गया। टेलर देख के डिसाइड होगा फिल्म देखने जाना है कि नहीं देखने जाना है। ये कितने मिनट का हो गया? 5 मिनट का। तो इससे हम जज कर लेंगे कि आखिर इस फिल्म में क्या है, ठीक है। तो इसको आप टेलर को मान लीजिए क्या है? प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका बोलते हैं, प्रस्तावना, ठीक है। और इसको मान लीजिए संसद, ये जो है संविधान, ये पूरा क्या है? फिल्म है, ठीक है। जब चावल पकता है एक बर्तन में, जब चावल हम डालते हैं ऐसे करके, तो जब हम कुकर में बन रहा होता है खाना, तो ठीक है, कुकर में मान लीजिए खाना बन रहा है, तो ये चावल है। तो चावल एक समय के बाद हम देख लेते हैं उठा के यहाँ पे कि सीटी बज गया, तो हम समझेंगे चावल बज गया, चावल जो है बन गया, ठीक है। 3 सीटी में चावल बन जाता है। तो ये क्या, सीटी मारा तो हमको समझ में आ गया, अच्छा चावल बन गया है। देहात में क्या होता है, ये जो है परंपरावादी तरीके से जब आग लगा के बनाते हैं, तो ये बर्तन जो होता है, इस बर्तन में चावल ऐसे करके पकाया जाता है, ठीक है। जब चावल पकाया जाता है, यहाँ पे ये आग है, ठीक है, इसको एनर्जी दिया गया है। तो ये है, पक रहा है, चूल्हा है ये। तो ये चावल पक रहा है, नहीं पका, पूरा हुआ कि नहीं, कैसे है, तो यहाँ से एक बर्तन से उठा के 2-4 दाना देख लेते हो, दबा के देख लेते हो, बन गया है। तो वो क्या होता है, उससे हमारा क्या होता है, पता चल जाता है कि हाँ चावल पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक उसी प्रकार जब हम टेलर देख लेते हैं, तो समझ में आ जाता है कि ये फिल्म जो है देख सकते हैं या नहीं, कैसा है, मतलब
टेलर से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। उसी तरह क्या है, प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है, टेलर है। मतलब संविधान जब हम पूरा पढ़ेंगे तो संविधान ये जो है, संविधान ये जो किताब है इसी का करक्स है। समझ में आया, इसी का करक्स क्या है, प्रस्तावना। तो संविधान का करक्स है, संविधान का क्या है, कंसाइज रूप है। संविधान का हम अगर देखा जाएंगे तो ये टेलर है। कौन है, तो प्रस्तावना, उसको हम बोलते हैं उद्देशिका। क्या है, उद्देशिका। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि अभी ये स्टार्ट किया हूं। प्रस्तावना, तो प्रस्तावना आप सभी को क्या करना है, याद करना है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि प्रस्तावना को क्या कर रहे, अभी का पेज में जो अभी है तो प्रस्तावना को क्या करें, लिखे। ठीक है, प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना को क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, तो प्रस्तावना को लिख लीजिएगा। अब है क्या, प्रस्तावना लिख लेंगे यहाँ, उसके बाद फिर आप हम जो है आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे है भारतीय संविधान का प्रस्तावना, या इसको बोलते हैं उद्देशिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रीएम्बल। क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल, ठीक है। तो प्रीएम्बल जो है इसको प्रस्तावना कम उद्देशिका वर्ड जो कि संविधान में यूज किया गया है, तो आप इसको भी समझ पाएंगे। ठीक है, इसको ज्यादा यूज करिएगा, लेकिन प्रस्तावना लिखेंगे तो भी गलत नहीं। तो प्रस्तावना है क्या, ठीक है, प्रस्तावना है क्या, तो लिखिए प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान, ठीक है, प्रस्तावना संविधान के लिए, ठीक है, एक भूमिका, एक भूमिका या आमुख। क्या है, आमुख। आमुख को क्या बोलते हैं, या आमुख। ठीक है, आमुख को क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। आमुख या इंट्रोडक्शन की भांति है, जिसमें संविधान, क्या बोल रहा है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों, संविधान के क्या उद्देश्यों को शासन प्रणाली का स्वरूप, ठीक है, कि शासन प्रणाली का क्या स्वरूप हो, और संविधान लागू होने की तिथि, ठीक है, तिथि का उल्लेख हो। यानी कि प्रस्तावना है क्या, तो प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका, ठीक है, भूमिका या आमुख यानी कि इंट्रोडक्शन, ठीक है, या आमुख की भांति है, जिसमें संविधान के क्या है उद्देश्यों, संविधान के क्या है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों की, संविधान का उद्देश्य आखिर क्या है, संविधान के शासन प्रणाली का स्वरूप, ठीक है, संविधान लागू होने की क्या है तिथि को उल्लेख करता है। यानी प्रस्तावना है क्या, तो प्रस्तावना समझ में आ गया कि संविधान का ही क्या है, संविधान का ही कंसाइज रूप है। जो संविधान का जो उद्देश्य है उसी उद्देश्य को एक पेज में जो बताया है उसी को हम क्या बोलेंगे, भारत के संविधान का प्रस्तावना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना हम पढ़ के आप लोग को सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं, प्रस्तावना पढ़ के सुनाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा
कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको समझना है, क्या समझना है, हम भारत के लोग, आखिर हम भारत के लोग के बारे में समझेंगे कि हम भारत के लोग को शक्ति क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सीखेंगे कि आखिर है क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र और गणराज्य। लोकतंत्र क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, समाजवादी का कंसेप्ट क्या होता है, स्वतंत्रता और अवसर की समता, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता, ये सब जो है महत्वपूर्ण वर्ड है किसका, ये प्रस्तावना का। तो हम क्या करेंगे, एक एक वर्ड को लेंगे, एक एक शब्द को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ये जो है आप मान लीजिए टॉपिक 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको टॉपिक क्या कीजिए 1 मान लीजिए। टॉपिक 1 को पहले प्रस्तावना कवर कीजिए। प्रस्तावना से क्वेश्चन आता ही आता है, पुलिस में आता है, मेंस में आता है, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो। तो आपका काम क्या है, आप जो प्रस्तावना को लिखेंगे और आपसे निवेदन भी है और एज ए आपका मेंटर होने के नाते मैं आपको ऑर्डर देता हूं कि आप जो है प्रस्तावना को यहाँ लिखेंगे और याद करेंगे। क्या है, याद करेंगे। याद करके अगर अच्छा से आप लिखेंगे तो आप देखिएगा कि सिस्टमेटिक ढंग से हम लिख पाते हैं कि नहीं। जब आप लिख लेंगे तो उसको क्या है आप एस्से में यूज करेंगे, क्योंकि ये पेपर है, एक जीएस में एक एस्से, ठीक है, जीएस हो गया, 4 जीएस हो गया, एक ऑप्शनल पेपर है और एक क्या है, एक 4 जीएस, एक एस्से और एक ऑप्शनल पेपर है, ठीक है। तो ये बताइए, अगर मान लीजिए ये 500 अंक का है, ये 250 अंक का है और ये 1000 अंक का है, तो आप अगर बेहतर तरीके से अगर प्रस्तावना याद कर लेते हैं तो इससे में क्या कर सकते हैं, आप यहाँ यूज कर सकते हैं। वैसा कंसर्न अगर आ जाएगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम जो प्रस्तावना को लेकर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 1 हेडिंग दे दीजिएगा और प्रस्तावना जो है उद्देशिका जो है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। प्रस्तावना लिखिए या फिर आप उद्देशिका लिखिए या फिर प्रियम्बल लिखिए। इसकी क्या है, प्रमुख बातें, इसकी क्या है, प्रमुख बातें, इसकी प्रमुख बातें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आखिर इसमें क्या क्या किस पॉइंट की चर्चा की गई है। पहला ये जो हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे सत्ता का स्रोत, ठीक है, सत्ता का स्रोत। आखिर किसी को सत्ता में बैठाना है तो उसका स्रोत कौन है, सत्ता कैसा होना चाहिए, सत्ता का स्वरूप, ठीक है, सत्ता का स्वरूप। उसके बाद है सत्ता का उद्देश्य, आखिर सत्ता का क्या है उद्देश्य, ठीक है, सत्ता का उद्देश्य। यहां तक आप समझ पा रहे हैं। सत्ता का स्रोत क्या है, सत्ता का स्रोत कौन है, सत्ता का स्रोत कौन है, जनता, जनता, ठीक है, जनता जो है, जनता जनार्दन ही कौन है, डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है। जनता को अगर आपने असंतुष्ट कर दिया तो नेपाल की घटना से आप सभी क्या होंगे, जानकार होंगे, रूबरू होंगे। नेपाल की घटना से अभी
केपी जी साहब जो हैं, केपी ओली जी जो प्रधानमंत्री, उनको क्या करना पड़ा, भागना पड़ा, क्योंकि आप जो है आपका जो सिलेक्शन है जनता के हित के लिए हुआ है। थोड़ा सा मैं बोर्ड पे देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, क्योंकि आपको जनता भेजी है, किस लिए भेजी है, जनता की सेवा करने के लिए, ना कि क्या करने के लिए, भ्रष्टाचार फैलाने के लिए, और ना ही रेवड़ी संस्कृति कर आप जो है समाज में उतार चढ़ाव या अमीर को अमीर या गरीब को गरीब बनाने की कोशिश करेंगे। तो जनता क्या है, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। यानी जनता जो है, ये जनता क्या है, लोक प्रभुता, लोक प्रभुता, ठीक है। यानी कि जनता जो है क्या है, सर्वोच्च है। तो सत्ता का स्रोत कौन है, जनता। जनता ही क्या है, लोक प्रभुता है। लोक प्रभुता का मतलब, लोक मतलब हो गया जनता, और प्रभुता का मतलब हो गया हेड, ठीक है। तो जनता, सत्ता का स्रोत कौन है, जनता। अब सत्ता का स्वरूप है, तो सत्ता का स्वरूप कैसा है हमारा पास, सत्ता का स्वरूप कैसा है, संपूर्ण, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। अब ये क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मेरे निर्देश के अनुसार यदि आप अभी प्रस्तावना लिख लेंगे तो आपको क्या है, आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये है समाजवादी, क्योंकि क्या है, प्रस्तावना में कुछ महत्वपूर्ण वर्ड है, उसी का ये करक्स है, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। पंथ क्या है, पंथ निरपेक्ष। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका लोकतंत्र। आगे चल के हम लोकतंत्र के बारे में विशाल तरीके से समझेंगे, ठीक है। गणराज्य, ठीक है, गणराज्य। तो सत्ता का स्वरूप जो है कैसा होना चाहिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए। पंथ निरपेक्ष क्या है, लोकतंत्र क्या है, गणराज्य क्या है। तो हम जो है आगे डिस्कशन करेंगे। गणराज्य क्या होता है, जब किसी राष्ट्र का, जब किसी देश का जो होते हैं हेड होते हैं, हम भारत का हेड कौन है, भारत राष्ट्र का जो है हेड कौन है, तो हमारे आदरणीय कौन है, राष्ट्रपति साहब है। तो गणराज्य किसे कहेंगे, जिस देश का जो है राष्ट्र प्रमुख क्या होता है, निर्वाचित होता है, उसको हम क्या कहेंगे, गणराज्य। लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र है, ठीक है। तो लोकतंत्र क्या होता है हम समझाएंगे। भारत क्या है, लोकतंत्र है, बहुमत का शासन है, ठीक है। आगे चल के लोकतंत्र को डिस्कस करेंगे, गणराज्य को डिस्कस करेंगे। पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष पंथ, पंथ मतलब पंथ है, और निरपेक्ष का मतलब तटस्थ या दूरी बना के रखना। आगे चल के हम इसके बारे में विस्तार से अभी इसी टॉपिक को पढ़ना है। समाजवादी क्या होता है, अब क्या सत्ता का उद्देश्य, आखिर ये सत्ता में है तो ये सत्ता का आखिर ये क्या उद्देश्य है, सबसे पहले होता है न्याय करना। क्या करना, न्याय करना। न्याय करने का मेन उद्देश्य होता है, ये है स्वतंत्रता। ये क्या है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता दिया जाएगा। उसके बाद है समानता, क्या है, समानता। उसके बाद है बंधुता, क्या है, बंधुता किस चिड़िया का नाम है। तो आगे हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आपसे निवेदन है कि आप जो है, मैंने जैसे निर्देश दिया था आपको कि आप वहां पे क्या है, आप प्रस्तावना लिखेंगे, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा, प्रस्तावना ले लीजिएगा, ठीक है। अखंडता, ठीक है, और ये है व्यक्ति की, व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, व्यक्ति की क्या है, गरिमा है। तो मैंने डिस्कस किया प्रस्तावना है, प्रस्तावना में इन महत्वपूर्ण बातों को हम क्या करेंगे, समझेंगे। अभी हमने समझ लिया है सत्ता का स्रोत कौन होते हैं, जनता होता है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब चूंकि उद्देशिका में क्या हो, हम भारत के लोग, हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये जो है यहाँ पे डिटेल से लेके इस टॉपिक जो जो महत्वपूर्ण वर्ड का कलेक्शन किया गया है, तो वो उस कलेक्शन इस वर्ड में, ये उसमें सबसे ज्यादा यही सब शब्दों का क्या है, महत्वपूर्ण तरीके से विश्लेषण करेंगे अभी हम यहाँ पे, ठीक है। सत्ता का उद्देश्य क्या है, न्याय दिलाना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, ठीक है। यहाँ पे ये हम बात समझ पे आ रहे हैं।
ठीक है, अब हम एक एक करके यहाँ से डिस्कस करेंगे। क्या है? जनता जो है सत्ता का स्रोत है। तो सत्ता का स्रोत का मतलब क्या होता है? तो थोड़ा सा है, धीरे धीरे जो हम क्लास आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ तक आप लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम अब बढ़ाएंगे सत्ता का स्रोत से। ठीक है, सत्ता का स्रोत कौन है? जनता। अब सत्ता का स्वरूप क्या, फिर ये पढ़ेंगे। धीरे धीरे जो है क्लास लेक्चर आपको प्रॉपर क्लासरूम की तरह आपको जो है मिलता रहेगा। आपसे निवेदन है कि आप बहुत बेहतर तरीके से अपने नोट्स को तैयार कर लें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप अगर यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आप अगर पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस हो, आप हो गया बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, या आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, या आप एमपी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी पीसीएस का आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर उतने ही इफेक्टिव होगा। यदि आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, आप दारोगा का तैयारी कर रहे हैं, तो ये कंसेप्ट आपको क्या होगा, समझ में आएगा। तो ये जो है आप यूपीएससी यानी पीसीएस के लिए, ये जो हमारा एग्जाम के लिए हम जो तैयार कर रहे हैं, साथ साथ में अगर आप दारोगा का तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, तो वो भी वीडियो उतनी ही इफेक्टिव है। क्योंकि ज़्यादा जानकारी रखना आसान है, लेकिन कम याद करना मुश्किल है। क्योंकि एक फैक्ट को आप रट लीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन कहानी की तरह अगर पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद है, तो उस फैक्ट को याद करना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं जनता का या प्रभुता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे एक नंबर में सत्ता का स्रोत। ठीक है, सत्ता का स्रोत। ठीक है, सत्ता का स्रोत क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना, प्रस्तावना जो है जनता को, प्रस्तावना जो है जनता को सत्ता का स्रोत मानती है। ठीक है, कौन मानती है? तो प्रस्तावना जो है जनता को सत्ता का स्रोत मानती है। अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जनता को, जनता मतलब क्या हो गया? जनता का मतलब क्या हो गया? लोक प्रभुता। ठीक है, लोक प्रभुता। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम जो स्टार्ट करते हैं संविधान, क्या है? हम भारत के लोग, समझ में आ रहा है? हम भारत के लोग, समझ में आ गया? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ... तो ये चीज यहाँ से स्टार्ट है प्रस्तावना। तो वो खुद बोल रहा है हम भारत के लोग। समझ पा रहे हैं? ये जो प्रस्तावना में जो है जनता को क्या मानती है? सत्ता का स्रोत मानती है। जब स्टार्ट होता है हम भारत के लोग, तो देखिए हम भारत के लोग मतलब क्या है? आप भी है तो आप भी भारत के व्यक्ति हैं, आप भी भारत के नागरिक हैं। एक होता है व्यक्ति, एक होता है व्यक्ति और एक होता है नागरिक। ठीक है, तो हम जब इंडियन जो है वो क्या है? नागरिक है। ठीक है, और व्यक्ति जो होते हैं, हम लोग क्या है? नागरिक भी है और व्यक्ति भी है। लेकिन जो फॉरेनर आते हैं वो क्या है? भारत का नागरिक नहीं है। ठीक है, भारत का नागरिक नहीं है। उसको अगर वो चाहेंगे तो नागरिकता लेंगे, तब वे भारत के नागरिक बनेंगे। ठीक है, तो एक होता है व्यक्ति और एक होता है नागरिक। तो वी ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हम भारत के लोग ... ठीक है, और जो संविधान में बोलता है अंगीकृत, जब संविधान का लास्ट में आएंगे ये प्रस्तावना में क्या बोलता है? अंगीकृत। और क्या बोलते हैं? अधिनियमित। अधिनियमित आत्मार्पित। क्या है? आत्मार्पित। जब पढ़ेंगे संविधान में, आप संविधान का सबसे लास्ट में प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए डॉट 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 करते हैं। और आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ऐतत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब क्या है? अंगीकृत का मतलब क्या होता है? अंगीकृत का मतलब क्या? अंग बना लेना, यानी इसको क्या करना? स्वीकार कर लिया। ठीक है, अंगीकृत, अंग बोलते हैं शरीर में जब अंगा पहनते हैं, बोलते हैं ना अंगा, अंगा यानी कि होता अंग, अंग से अंग में जो डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? अंगा, यानी कपड़ा को, वस्त्र को भी अंगा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ बोलता है अंगीकृत कर लिए, यानी कि क्या कर लिए? स्वीकार कर लिए। अधिनियमित, अधिनियमित, अधिनियम क्या होता है? अधिनियम कानून होता है, उसको क्या करते हैं? लागू होता है। तो ये क्या हो गया? लागू करना। इसको क्या होता है? लागू, स्वीकार करना। ठीक है, स्वीकार करना, इसको कहते हैं लागू करना। अधिनियमित मतलब क्या होता है? लागू करना। और आत्मार्पित मतलब क्या होता है? देश को क्या होता है? देश को सौंपना। ठीक है, देश को सौंपना। इसका अर्थ ये होता है, जब प्रस्तावना स्टार्ट करेंगे तो हम भारत के लोग डॉट 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 करके आता है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अंगीकृत का अर्थ होता है स्वीकार करना, यानी हम इसको संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं, मतलब स्वीकार करते हैं। अधिनियमित मतलब अब संविधान को क्या करेंगे? लागू करेंगे। आत्मार्पित मतलब क्या होता है? देश को सौंपने, यानी कि ये जो संविधान है किसके लिए है? पूरे देश के लिए है। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी में एक आता है, एक प्रश्न है, आगे हम इसी तरह आगे आप नोट्स बनाते चलिए। और अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, क्लास मेरा जो है आगे रन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, क्या है? एक है केसी वियर, एक क्या है? केसी वियर, केसी वियर, केसी वियर को बोलते हैं लोक प्रभुता, लोक प्रभुता एक भ्रम है। ठीक, केसी वियर साहब ने कहा, क्या कहा? कि लोक प्रभुता, लोक प्रभुता मतलब क्या? जनता हेड है। क्या है? लोक प्रभुता मतलब जनता हेड है। ठीक है, ये बोला, केसी वियर बोला कि लोक प्रभुता जो है एक भ्रम है। देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट केसी वियर साहब ने दिया था। क्या बोले थे? कि लोक प्रभुता जो है, जनता हेड है, ये क्या है? एक भ्रम है। ऐसा ये क्यों बोले? ऐसा ये क्यों बोले? ठीक है, ऐसा ये क्यों बोले? क्योंकि लोक प्रभुता एक है। तो आपको आंसर ये, आपको ये जानकारी होना चाहिए आखिर केसी वियर ने ये कहा क्यों, आखिर ऐसा क्यों कहा कि लोक प्रभुता एक भ्रम है। आखिर केसी वियर साहब बोले हैं, जो संविधान के सबसे बड़ा ज्ञाता है, फिर भी बोला कि लोक प्रभुता एक भ्रम है। ठीक है, यानी जनता जो हेड बना दिया गया एक भ्रम है। तो इसका हम आंसर देंगे आखिर ये इन्होंने क्यों कहा। ठीक है, उसके बाद ये है आपका विचार देना होगा कि आप जो है आपका विचार, ठीक है, ये आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो ये मान लीजिए क्वेश्चन है कि लोक प्रभु, केसी वियर ने कहा कि लोक प्रभुता एक भ्रम है। ठीक है, एक प्रश्न आ गया, मान लीजिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं प्रश्न में। आप आए कि केसी वियर साहब ने कहा कि लोक प्रभुता एक भ्रम है, आंसर करें। ठीक है, तो सबसे पहले जब मान लीजिए हम इसको क्या करेंगे? आंसर करेंगे। तो आंसर करने समय हम क्या कहेंगे? आखिर केसी वियर ने इसको क्यों कहा। ठीक है, तो क्यों कहने का पीछे क्या है कि आखिर लोक प्रभुता एक भ्रम है, उसका आंसर देंगे कि क्यों कहा। ठीक है, उसके बाद जब हम जो इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, आंसर राइटिंग के क्रम में आगे बढ़ेंगे तो हम अपना विचार देंगे। ठीक है, कि केसी वियर साहब ने भले इस कारण से कहा था, लेकिन क्या वास्तविक में लोक प्रभुता एक भ्रम है? तो आपको ये अपना विचार देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्यों कहा, तो हम इस क्यों पे चर्चा करते हैं। ठीक है, इस क्यों पे चर्चा करते हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। फिर आपका विचार, फिर आप क्या लिखेंगे, ये आप अपना विचार दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपका विचार जो है सुनेंगे, बताएंगे कि आपको आंसर राइटिंग में क्या करना है। ठीक है, उत्तर माले लिखेंगे तो लिखेंगे वियर, केसी वियर। ठीक है, केसी वियर क्या बोलते हैं कि भारत के संविधान, भारत के संविधान
सभा सार्वभौमिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। उन्होंने कहा कि भारत का चूंकि क्या संविधान सभा जब बैठक हुआ था, संविधान सभा का जब गठन हुआ था, तो अभी क्या है, जैसे मान लीजिए संसद है, अभी क्या है, संसद है, ठीक है। तो संविधान सभा को आगे हम संसद का रूप दे देते हैं, चूंकि ये क्रोनोलॉजी आगे बढ़ा है तो हम ये बताते हैं। संसद में भी क्या होता है, लोकसभा होता है, क्या है, लोकसभा, और ये होता है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। तो जो लोकसभा में जितने भी एमपी आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, वो क्या होते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं, ठीक है, निर्वाचित होकर आते हैं, सब जो है चुनते हैं, ठीक है, अपने अपने एमपी को वो चुन कर भेजते हैं, जिस पार्टी का बहुमत होता है वही पार्टी जो है सत्ता में आ जाता है। तो यहाँ पे संसद में जो है वयस्क इसको बोलेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। लेकिन जब संविधान सभा बना था तो यहाँ बोल रहे केसी साहब कि भारत की संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित ना होने के कारण भारत की जनता की वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है। क्योंकि जिस समय भारत संविधान का विकास हो रहा था, भारत आजाद हुआ था, तो संविधान सभा में क्या हुआ, बैठकें हुई। तो संविधान सभा में बैठक हुआ, वोट देने का अधिकार जो है सभी लोगों को नहीं था। तो ये बोला कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित ना होने के कारण भारत की जनता जो भारत की जनता की वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थी, ठीक है। तो भारत की संविधान सभा जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित ना होने के कारण भारत की जनता की वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थी। कौन, संविधान सभा, ठीक है। चूंकि मान लीजिए ये संसद है, यहाँ लोकसभा में जो है हमारा क्या है, सभी लोग निर्वाचित होके जा रहे हैं, सबको हम चुन के भेजे हैं। तो ये जो है हमारे लिए क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर ये निर्वाचित होके यहाँ पे लोग आए हैं। तो ये हम लोग को क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि चलिए हम जो है एमपी को चुन, यहाँ पे आम जनता है, ठीक है, ये आम जनता एमपी को कोई चुना और भेज दिया कहाँ पे, पार्लियामेंट में। तो हम ही एक तरफ से भेजे हैं डायरेक्ट यहाँ। लेकिन संविधान सभा में ये कहना था कि जो संविधान सभा में जो लोग गए हैं वो सभी लोग जो इसको वोट देके यहाँ पर नहीं भेजे। इसीलिए केसी साहब ने कहा था कि लोक प्रभुता एक भ्रम है, ठीक है। क्यों कहा था केसी साहब ने, ये कहा था। फिर आगे चलते हैं हम, ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि संविधान सभा में जब ये हो रहा था, बोर्ड पे देखता हूँ कहाँ तक दिख रहा है, कटने का भी डर रहता है, कट जाएगा, थोड़ा सा यहां से मिटा के लिखता हूं। क्योंकि संसद या संविधान सभा ही आगे बढ़ के क्या हो जाता है, संसद हो जाता है, ठीक है। तो आप यहां देखिएगा, अभी मान लीजिए संविधान सभा है, ये क्या है, संविधान सभा है, ठीक है, ये संविधान सभा है, ठीक है। अभी मान लीजिए ये संसद है, तो संसद में जितने भी एमपी जाते हैं, संसद में जितने भी एमपी क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो मान लीजिए एक ये क्या संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ के लोगों ने क्या किया, चुना और इनको क्या किया, भेज दिया। एक और एमपी है,
ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, चुना और इनको भेज दिया। तो ये भी क्या गए, ये भी संसद में चले गए, ये भी संसद में चले गए, लेकिन मेरे द्वारा ही चुन के भेजा गया, तो ये वास्तविक प्रतिनिधि है। लेकिन संविधान सभा पे ये क्या आक्षेप लगता है कि संविधान सभा में जो है वो प्रतिनिधि जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे नहीं था। ये क्या लगता है, क्योंकि संविधान सभा में ये चुनाव जब होता है, ठीक है, प्रांतीय विधान मंडल के द्वारा निर्वाचित, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो वोट देते हैं वो 18 प्लस के कोई भी हो, किसी भी वर्ग से आते, किसी भी धर्म से, उससे कोई मतलब नहीं। यदि वो 18 प्लस है और निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी उनके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड बोलते हैं, उसके पास निर्वाचन पत्र है, जिसको वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं, अगर है तो वो जाके अपने वो संसदीय क्षेत्र में वोट दे सकते हैं। तो वोट दे देंगे, ये यहाँ पे इलेक्ट किए, जीत गई पार्टी, संसद पहुंच गई। तो ये क्या है, वास्तविक रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है चुनाव पर, जो प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा जो हुआ था चुनाव में, तो उस चुनाव में किसको भाग लिया जा रहा था, जो शिक्षित वर्ग है और जिनके पास क्या है, संपत्ति है, यानी कि जो संपत्ति है, पूंजीपति वर्ग है, ठीक है। पूंजीपति वर्ग को क्या किया जा रहा था, यहाँ पर निर्वाचन में भाग लेने के लिए जा रहा था। और आम इंसान जो थे, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, उनको यहाँ पे वोट में, यानी कि यहाँ मत देने का जो अधिकार जो था नहीं था, ठीक है, सहमत नहीं थे, सहमत, ठीक है। तो केवल शिक्षित लोगों को और संपत्ति संपन्न वाले लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, जब ये लोकतंत्र बन गया हमारा भारत, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या, कोई भी 18 प्लस जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है वोट दे सकते हैं। यहाँ पे प्रक्रिया के तहत जो नॉर्म्स है वो फिल करते हैं, वो यहाँ पे वोट दे सकते हैं और डायरेक्ट अपने कैंडिडेट को संसद भेज सकते हैं। लेकिन जब संविधान सभा का जब चुनाव हो रहा था, तो यहाँ पे जब चुनाव में किसको भाग लेने के लिए गया था, जो शिक्षित है और संपन्न है, उन्हीं लोगों को दिया। इसीलिए केसी विहर साहब ने बोला था कि लोग जो है यहाँ क्या बोलते हैं, ये जो प्रभुता जो है, लोक प्रभुता है, वो भ्रम है। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि आखिर उन्होंने क्यों बताया था और क्यों बोला था, ठीक है। अब ये हो गया कि उन्होंने क्यों बताया था कि लोक प्रभुता जो है भ्रम है। तो हमें ध्यान में अब रखना पड़ेगा कि लोक प्रभुता भ्रम है, ये केसी साहब ने क्यों कहा था, ठीक है। अब आपके मान लीजिए, आप केसी विहर साहब के विचार को आप क्या करेंगे, आप खंडित करेंगे। तो आपका विचार अब आएगा, आपका विचार, ठीक है, आपका विचार। अब जो है क्या लिखेंगे अपना आंसर राइटिंग में, ठीक है। ये आंसर आगे बढ़ रहा है, एक पैराग्राफ में वो दिखा दिए, उसके दूसरा पैराग्राफ में आप जो है लिखेंगे, अपना विचार देंगे, ठीक है। लिखेंगे लेकिन विहर साहब के मत सही नहीं है, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि कभी कभी किसी को क्या करता है, गोली मारना पड़ता है, किसी की भलाई के लिए भी क्या करना पड़ता है, गोली मारना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक गांव है, एक गांव में 5 कुत्ते पागल हो गए, गांव के लोगों को काट के जख्मी कर रहे हैं,
उनको भी क्या कर रहे हैं, उनको मृत्यु भी हो रही है और उनके जान भी ले रहे हैं पागल कुत्ते। तो क्या होगा, उन लोग जो है गांव के लोग मिल के क्या करेंगे, हो सकता है पागल कुत्ते को मरवाने का कोशिश करिए या मार डालते हैं। तो गोली मार देना भी कहीं ना कहीं एक तरह क्या होता है, भलाई ही होता है। तो ठीक यहाँ पर हम देखेंगे केसी वेयर मत के साहब मत के सही नहीं, केसी वेयर साहब के मत सही नहीं। क्योंकि पहला लिखिएगा, क्योंकि पहला हम लिखिएगा 1952 ईस्वी में सार्वभौमिक 1952 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, ठीक है, आधार पर चुनाव हुआ, और संविधान सभा के अधिकांश सदस्य उस समय के चुनाव में क्या हुए, निर्वाचित हुए। क्या हुए, निर्वाचित हुए। तो समझ में आ गया एक पॉइंट। आपको आंसर क्या करना है कि जब संविधान सभा उस समय जो निर्वाचन हुआ था, भले शिक्षा और जिसके पास संपत्ति थी उस समय उसको अधिकार दिया गया था, लेकिन जब 1952 में क्या हुआ, 1952 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या हुआ था, फिर चुनाव हुआ था। चूंकि 1947 में क्या हो गया, भारत आजाद, और 1950 में संविधान क्या होता है, लागू होता है। संविधान लागू होता है, बन जाता है। अब उसके आधार पर सारा नॉर्म्स फॉलो होता है। लोकतंत्र लाना है तो क्या था, बहुमत का शासन। तो क्या हुआ, 1952 में चुनाव हुआ, लागू हुआ 1950 में संविधान। 52 में जब चुनाव होता है तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ। अब क्या किया, अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आ गया, यानी 18+ जितने भी हैं वो आप क्या कर सकते हैं, सारे के सारा वोट दे सकते हैं। आप शिक्षा और संपन्न जो है संपत्ति संपन्न लोगों को अधिकार नहीं, आप सभी लोगों को अधिकार दे दिया, ठीक है। और संविधान सभा के, और उस समय जो संविधान सभा में जो लोग सदस्य जो अभी फिर इलेक्शन में खड़ा हुए, तो संविधान सभा के अधिकांश सदस्य उस समय के चुनाव में अब क्या किए, निर्वाचित हो गए। तो संविधान सभा के जो अधिकांश सदस्य जो उस समय निर्वाचित हुए थे, अब जब इलेक्शन 1952 में हुआ तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, तो इसी संविधान सभा के अधिकांश सदस्य क्या होते, चुनाव में जी जाते, यानी कि ये संविधान सभा को अब वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आधार पे चुना गया था। इसीलिए केसी वेयर साहब का कहना क्या है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लिखते हैं, भारत का संविधान, आगे लिखेंगे हम लोग, लिखिए आप लोग कि भारत का संविधान लोकतंत्र को क्या करता है, स्वीकार करता है। लोकतंत्र को क्या करता है, स्वीकार करता है। और लोक प्रभुता के बिना लोकतंत्र संभव नहीं। समझ में आ गया। क्योंकि लोक प्रभुता के बिना लोकतंत्र जो है संभव नहीं, तो भारत का संविधान लोकतंत्र को स्वीकार करता है। क्या होता है, लोकतंत्र, यानी कि जनता की सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा क्या हो, चुना गया हो। मान लीजिए यहाँ पे जो है 5 लोग हैं, ठीक है,
और यहाँ पे जो है ए है और बी, दो पार्टियां हैं। तो 5 लोगों ने जिन पार्टियों को वोट दिए, तो तीन, मान लीजिए 3 लोगों को, एक व्यक्ति, एक पार्टी को 3 लोगों ने दिया और इसको क्या 2 लोगों ने बी को दिया, ठीक है। तो जीत किसका हो गया? ए का। तो अब शासन में आएगा, सत्ता में आएगा कौन? ए पार्टी। तो ए पार्टी जो भारत का संविधान जो लोकतंत्र को स्वीकार करता है, तो लोकतंत्र होता क्या है कि लोकतंत्र यानी जनता की सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा जो चुनी जाती है। लोकतंत्र को हम विशेष डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिर भारत के लिए लोकतंत्र ही क्यों, ठीक है। तो हम विशेष चर्चा इसके बारे में करेंगे। अभी बस यही जान जाए, बहुमत का शासन को स्वीकार करती है। लोक प्रभुता के बिना लोकतंत्र संभव नहीं है। लोक प्रभुता मतलब जनता हित है। अब जनता ही स्वीकार करेगी, जनता ही बोलेगी कि कौन जीतेगा। तो जनता 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 आपस में, जनता जब यहाँ चुनाव कर लिए गए, 5 लोग, मान लीजिए पूरा ऑल इंडिया के लोग जो है यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपेट किए वोट में, और ये जो है ये बोल दिया कि ए पार्टी को 3 वोट मिला और बी पार्टी को 2 वोट मिला, ठीक है। तो जीत हो गया ए पार्टी को, यानी सत्ता में आप कौन आएगा? ए पार्टी हुआ। तो लोक प्रभुता के बिना लोकतंत्र संभव नहीं है। लोकतंत्र जो है किसके है? लोक प्रभुता के बिना लोकतंत्र संभव नहीं है। इसे लोक प्रभुता मतलब क्या होता है? जनता, यानी कि हम जो सिटीजन है भारत के, अब समझिए भारत की जनता को कितना पावर है, यानी कि हम ही क्या करते हैं, सरकार को चुन सकते हैं और सरकार को क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अभी नेपाल की जनता ने क्या किया, सरकार को चुनी थी और वही सरकार को क्या कर दिया, हटा दिया। लेकिन वो हटाने का स्वरूप थोड़ा सा कार्ल मार्क्स का संदर्भ लेकर आ गया है, ठीक है। तो हम जो है आगे हम चर्चा करेंगे कार्ल मार्क्स का समाजवाद क्या होता है और नेहरू जी का समाजवादी कॉन्सेप्ट क्या है। आगे एक टॉपिक है समाजवाद, जो कि प्रस्तावना का एक महत्वपूर्ण वर्ड है समाजवाद, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे इसी में क्या है, भारत बनाम क्या है, पाकिस्तान। तो उसी तरह केहर सी बनाम क्या है, भारत संघ, ठीक है। भारत संघ के मामले में ये केस है, अब केस को क्या कीजिएगा, याद करने का। केहर सिंह बनाम भारत संघ लिखना पड़ेगा, ठीक है। भारत सरकार या भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की सर्वोच्चता और लोक प्रभुता को स्वयं सिद्ध बोलते हैं, ये सिद्ध हो गया, स्वयं सिद्ध तथ्य माना है, ठीक है, माना है। तो केहर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की सर्वोच्चता और लोक प्रभुता को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय क्या माना है कि सबसे बड़ा जो है संविधान की सर्वोच्चता है, और साथ ही साथ लोक प्रभुता को क्या किया है, सिद्ध किया है। यानी कि जो है संविधान की सर्वोच्चता बना रहना चाहिए और लोक प्रभुता बना होना चाहिए। तो केहर सिंह मामले में, भारत संघ के मामले में जो निर्णय आया उसको आप देंगे, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता और लोक प्रभुता। तो इसका मतलब ये हो गया कि लोक प्रभुता जो हमारा क्या है, भ्रम नहीं है। तो केसी व्यास साहब के अंत में लिखेंगे, अतः यह कहा जा सकता है कि भारत में लोक प्रभुता एक भ्रम नहीं है बल्कि लोक प्रभुता का अति महत्व है, ठीक है। और यहाँ तक कंक्लूडिंग लाइन देके आंसर हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आपसे निवेदन है कि आप इसको बहुत ही आप अच्छे तरीके से इसको समझ में आ रहा होगा, इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। 1-2 बार आप सीखिए और जैसे जैसे हम ये
फंडामेंटल राइट तक आते आते आपको बहुत समझ में आने लगेगा कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। अभी प्रस्तावना है, आगे चल के फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे, जुडिशरी पढ़ेंगे, तो आगे चल के हमारा लेक्चर कंटिन्यू रन करेगा। तो आप जो है इसी तरह आप नोट्स बनाते जाए, और आज जो क्लास है 3 को मैं यही एंड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तब तक आप अपने का और अपनों का ख्याल रखेंगे और अच्छे से रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।